बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं, समझना है। अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 13, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, वेक्टर्स, चैप्टर 2, सिंटेक्स्ट, बुक बोर्ड ये रही है आपके सामने। लेक्चर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो हम कर रहे थे। किसकी रिक्वेस्ट पर है ये? शाहाना गुलेवान की रिक्वेस्ट पर पूरी सीरीज़ बन रही है। मैट्रिक फिज़िक्स वेक्टर्स वाले चैप्टर से लेके फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वेक्टर वाले चैप्टर तक हम आ गए हैं और उसका लेक्चर 10 कर रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन में जिन्होंने लेक्चर 9 नहीं देखा वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन की हम डिस्कस कर चुके। सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं उसको अब हम करने जा रहे हैं। क्या नाम है इसका? एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ वर्ड का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई दफ़ा बताया, दोबारा बता दूँ। लॉ क्या है? चैलेंज, क्लेम, किसी की कही हुई बात, किसी का क्लेम, किसी का दावा, किसी की कही हुई बात। क्या बात है यहाँ पर? वो ये बात है, बोलते हैं कि a प्लस बी, ये a क्या है और b क्या है? ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस c, ये है a प्लस b प्लस c, इसके बराबर है। आम हालात में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस ही तो करना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ 3 + 1 + 2, ये किसके बराबर होगा? 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a को। 1 किसको कर रहा है? b को। 2 किसको कर रहा है? c को। यहाँ तरतीब बदल गई है। तरतीब तो नहीं बदली, ब्रैकेट लग गया है सिर्फ। तरतीब तो वही है, a + b + c, a + b + c, तरतीब तो वही है। लेकिन एक और बात है, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट बच्चों से पूछा जाता है इसका मतलब क्या है? बच्चे बोलते हैं सर इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल ये बात सही है आपकी, मैथमेटिक्स में ही होता है, ब्रैकेट लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई ही करना है। लेकिन इसका एक और मतलब बड़ा अहम होता है ब्रैकेट का, और वो क्या मतलब होता है कि जब मैं आपसे कोई काम करवाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर 2 काम रखे हुए हैं, पहला कौन सा काम करना है और उसके बाद कौन सा काम करना है, ये मैं आपको बताता हूँ ज़बानी कि भाई पहला काम ये है, ये करना है आपने, उसके बाद आपने ये काम करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गई? सर ने कहा है पहले ये कर लीजिए फिर वो कर लीजिए। मैथ्स की ज़बान में अगर यही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपने शायद इससे पहले बात सुनी ना हो। मैथ्स की ज़बान में अगर मैं आपसे ये करना चाहता हूँ बात कि पहले ये करें फिर ये करें, पहले ये करें फिर ये करें, मैथ्स की ज़बान में अगर बोलना चाहता हूँ तो कैसे बोलूँगा? इस ब्रैकेट की मदद से। समझ में आ गई बात आपको? अब यहाँ पर 3 + 1 + 2 है। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a को। 1 किसको कर रहा है? b को। 2 किसको कर रहा है? c को। अब मैं 1 और 2 को भी प्लस कर सकता हूँ पहले, और 3 और 1 को भी प्लस कर सकता हूँ पहले। लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, मुझे क्या बोल रहा है कि पहले a और b को प्लस करना है आपने, इसका जो रिजल्ट मिले उसको c से प्लस करना है। तो यहाँ पर a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को। b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। तो मैं इनको ऐड करूंगा, पहले 3 और 1 को ऐड करूंगा, इसका जवाब आ जाएगा 4। अब मैं इस 2 को प्लस करूंगा तो ये जवाब आ जाएगा 6। ठीक है, कोई परेशानी? एज इट इज यहाँ पर भी यही होगा। a लिखा है, b लिखा है, c लिखा है। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को। b किसको कर रहा है? 1 को। c किसको कर रहा है? 2 को। अब वहां क्या बोल रहा है कि b और c को पहले प्लस करें। तो यहाँ पर b और c क्या है? 1 और 2। तो 1 और 2 को जब हम 1 + 2 लिख भी देता हूँ आपकी सहूलत के लिए मैं, तो 1 और 2 को पहले प्लस करना है क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है b और c के ऊपर। तो 1 और 2 को जमा किया, सॉरी गलती हो गई, 3 हो गया। अच्छा 1 +, हाँ सही है भाई, सही है। तो 1 और 3 को जब मैं जमा करूंगा तो जवाब क्या आएगा? 3। और यहां पर 3 मौजूद है, इसका जवाब क्या आ जाएगा? 6। तो आज आपने ब्रैकेट का मतलब समझा। ब्रैकेट का क्या मतलब है
ब्रैकेट का मतलब ये, मैं आपसे मैथ्स की ज़बान में बोलना चाहता हूँ कि भाई पहले ये काम करो तो मैं वहाँ ब्रैकेट लगा दूँ। अब यहाँ तक नंबर्स की जहाँ तक बात थी तो हमें पता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता ब्रैकेट आप लगाएं ना लगाएं, भले इनकी तरतीब बदल के भी प्लस कर लें आप 6 ही आएगा, इसकी तरतीब बदल के भी जवाब कर लें 6 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ये नंबर्स जो हैं, ये ए बी सी, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यही तो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक वेक्टर जो है, ये 3 वेक्टर हैं, हर वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी है और हर वेक्टर की डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो सिंपली ये नंबर्स होते हैं, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन का क्या करें भाई? जब एक वेक्टर की बात करते हैं बैक वक्त 2 चीज़ों की बात करते हैं ना, उसकी मैग्नीट्यूड भी उसकी डायरेक्शन भी। तो यहाँ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो अब जो ये एसोसिएटिव लॉ है वेक्टर एडिशन का, वेक्टर की एडिशन के हवाले से जो क्लेम है, जो दावा है, क्या दावा है, क्या क्लेम है, वो बोल रहे हैं कि भाई आप इस तरतीब से तीनों को रखें, 3 वेक्टर्स को। वेक्टर्स की तरतीब बड़ा मैटर करती है, तो उसमें आप ए और बी को पहले प्लस करें, ये उसने शर्त रखी है, पहले ए और बी को प्लस करेंगे, उसके बाद सी को प्लस करेंगे। अगर आप बोल रहे हैं इस तरतीब से अगर आप चलते हैं, ए और बी को आप पहले प्लस करेंगे, ए और बी वेक्टर को, उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा उसको सी से प्लस करेंगे, तो आपका जो जवाब निकलेगा। और इसी तरह बी और सी को आप प्लस करेंगे पहले वेक्टर्स को, उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसको ए वेक्टर से प्लस करेंगे, और उसका जो जवाब निकलेगा, ये जवाब सेम होंगे, बराबर होंगे, इक्वल का निशान लगाया हुआ उसने, इक्वल 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 इक्वल, बराबर होंगे। जो जवाब यहाँ आएगा वही जवाब यहाँ आएगा। लेकिन उसने शर्त क्या रखी है 3 वेक्टर्स के लिए, कि पहले वाले इनको पहले आप प्लस करेंगे। अगर आपने तरतीब गड़बड़ कर दी, इसको इससे कर दिया फिर इसको इससे किया, तो मामला ख़राब हो जाएगा। इन शराइत को पूरा करते हुए उसने कहा है कि रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। ये हैरत अंगेज बात है। एक वेक्टर की वैल्यू अलग है, मैग्नीट्यूड अलग है, उसकी डायरेक्शन अलग है, पता नहीं कहाँ हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? इसको मिटा दूं, मिटा दीजिए। अब आपकी बुक के मुताबिक चलते हैं, तो आपकी बुक में ये रहा पेज नंबर 22 के ऊपर एसोसिएटिव लॉ वेक्टर एडिशन। इसमें एक वेक्टर ये रहा ए, दूसरा वेक्टर ये रहा बी, और तीसरा वेक्टर ये रहा सी। अब तीनों वेक्टर को देख लें आप, ग्राफिकल मेथड के जरिए हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तीनों वेक्टर की पोजीशन देख लें आप। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। क्लेम क्या कह रहा है कि ए प्लस बी, पहले इनको आप जमा करेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा उसको सी से आपने जमा करना है। ठीक है भाई, तो ये रहा ए और ये रहा बी। यहाँ करके देखते हैं, ये ए मैंने दोबारा ड्रॉ किया और इसके साथ ये बी को रखा, ये ए और ये बी, ठीक हो गया। रिजल्टेंट इसका क्या निकलेगा आपको पता है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम यूं जाएंगे, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड पर ये आ गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। इसको हम R1 कर लें, R1। क्यों R1 का? क्योंकि 2 रिजल्टेंट निकलेंगे इसी साइड पे। एक रिजल्टेंट ए प्लस बी का निकलेगा, फिर इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा जिसको मैं यहाँ R1 कह रहा हूँ, उसको आप सी से जब प्लस करेंगे तो एक नया रिजल्टेंट निकलेगा। समझ में आ गई बात? अब ये रिजल्टेंट हमारे पास आ गया R1, ये रहा सी। इसको उठा के हम इसके साथ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि इसको, ये सब मैं पहले हेड टू टेल रूल में तफसील से बता चुका हूँ कि इस वेक्टर की डायरेक्शन टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, इसको आगे पीछे नहीं, इसी तरह उठा के इस तरह इसको रखना। कैसे कि इसकी टेल जो है इसके हेड से, इस के R1 के हेड के साथ इस तरह से ही आ जाए। तो ये मैं ले आया इसको, ये क्या हो गया हमारे पास, ये सी हो गया। अब रिजल्टेंट निकालूं एक और, रिजल्टेंट क्या निकलेगा? अब ये R1 एक वेक्टर है और ये सी जो है ये दूसरा वेक्टर है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनको जमा कर दिया। अब यहाँ से चलूंगा मैं और ये सीधा आके मैंने इसको मैं कह देता हूँ R2। समझ में आ गई बात? तो मेरे पास 2 रिजल्टेंट वेक्टर निकले, ए प्लस बी का R1 निकला, फिर R1 प्लस सी का R2 निकल गया। इसको मैं कर देता हूँ R2।
ठीक है। अब क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह रहा है, बोल रहा है दोबारा इनको रखें, लेकिन अब बी और सी को पहले जमा करें, बी और सी को पहले जमा करें, ये रहा बी और ये रहा सी। इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा उसके साथ ए को रखें और नया रिजल्टेंट जो निकलेगा फिर क्या करना है, उसको मैच करना है इससे R2 से। क्या एक ही जैसे आ रहे हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ये इसका दावा है भाई, क्लेम है इसका, एक ही जैसे है। तो ये रहा, यहीं पे बना देता हूं ये B और इसके साथ ये C को मैंने ऐसे ये मिला दिए। ठीक है भाई, इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, यही ये इसका रिजल्टेंट निकल गया हमारे पास, ये R1 हो गया, इसको हमने R1 कर दिया। अब ये B और C का क्या निकला है, R1। अब इस R1 के साथ में इस A को ज्वाइन करूंगा। कैसे ज्वाइन करूंगा, हेड टू टेल रूल यही कहता है कि R1 के साथ A को ज्वाइन करना है। तो यहां पर थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, इस C को मिटा देता हूं। ये रहा A, इसको उठा के मैं इसी तरह यहां इसके साथ रखूंगा। ये मैंने रख दिया A को, ये आ गया A। अब इस R1 और A का रिजल्ट क्या निकलेगा, कहां से निकालेंगे आप, R1 की टेल से A के हेड तक लेके जाएंगे सीधा। ये देखिए, ये B बना हुआ है, जरा ध्यान रखिएगा कि ये B जो है ये इसका हिस्सा बनता हुआ जाएगा। ये गया, ये आपके पास R2 यहां आ गया। ठीक है, अब R2 के अंदर B का भी कुछ B भी मौजूद है, याद रहे, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी कि B भी इसमें मौजूद है। B का तो हम रिजल्टेंट और B और C का तो रिजल्टेंट R1 हम ले चुके हैं। अब B और C का कहानी खत्म। ये R1 जो है इस B और C को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस R2 को जो पूरा यहां से यहां तक है और इस R2 को जो यहां से यहां तक है, जरा आप देख लें, तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, ये पूरा R2, ये पूरा R2। जितनी इस R2 की लेंथ है उतनी ही इस R2 की लेंथ है, जो कि इनकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो डायरेक्शन इस R2 की है वही डायरेक्शन इस R2 की है, यानी कि ईस्ट की तरफ। तो बात उनकी साबित हो गई ना, जो उन्होंने दावे से बात कही थी, क्लेम किया था, वो बात साबित हो गई। तो सही हो गया, ठीक हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए आप, ये ग्राफिकल मेथड है। एक बात आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, सिंटेक्स बुक बोर्ड जो है हमारा, अल्लाह रहम करे, पहले उसका जनाजा निकला हुआ है, पता है आप लोग। यहां पर जो इन्होंने ट्रेपेजियम बनाया है या कुछ तस्वीर बनाई है, इसमें इसने मुकम्मल नहीं कर पाए इसको, या इन्होंने वल्लाह आलम किस तरह इसको मुकम्मल किया है, यहाँ पर मुझे तो खैर समझ में नहीं आया है। ये तो मैंने अपना आपको बता दिया। यहाँ पर ट्रेपेजियम के जरिए इन्होंने समझाने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी मुश्किल है मेरे ख्याल में। ये जो जिस तरह से मैंने आपको बताया, मेन चीज़ है सेंट्रल आइडिया जो है वो पिक करना। तो सेंट्रल आइडिया आपको मिल गया। अब ट्रेपेजियम के जरिए कोई समझाता है, आपको किसी भी तरीके से समझाता है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आपके जहन में है। मेन चीज़ सेंट्रल आइडिया होता है। बात समझ में आ रही है। अब मैं इसको मिटाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मिटा दूँ। इसी लॉ को मैं इस शक्ल में लिख देता हूं ताकि और आपको आसानी हो जाए। A प्लस बी क्या निकाला था हमने, R1 प्लस सी। ठीक है भाई, और R1 प्लस सी क्या बना था हमारे पास, R2। यहां पर क्या था, A इसी तरह रह गया था। B प्लस सी क्या बन गया था, R1, और A और R1 को फिर हमने जमा किया था, ये R2 आ गया था। तो अभी हमने प्रूव्ड कर दिया इसको। तो हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है। अब इससे एक और बात पता लगती है, क्या, ये आपकी बुक के आखिर में लिखा हुआ भी है। मैंने कहा ना कि एंट्री टेस्ट के अंदर खास कंक्लूजन्स जो हैं वो लाजमी पूछ लेते हैं। कंक्लूजन यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉज वी कंक्लूड दैट सम ऑफ वेक्टर्स रिमेन सेम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्डर। ये बड़ा ही अहम कंक्लूजन है, इसको मैं लिखूंगा, ये अपने पास नोट कर लें, बहुत अहम बात उसने की। ये एमसीक्यूज में भी आ जाएगा आपके लिए, मिटा दूं इसको, नोट कर लीजिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है।
कंक्लूजन, इन सब से हमने दोनों लॉज से नतीजा क्या निकाला? कंक्लूजन क्या बात कर रहा है कंक्लूजन में? सम ऑफ वेक्टर्स रिमेन्स सेम। बुक भी बेचारी काफ़ी जख्मी हुई है मेरी, लेकिन चलें, इतना इसने साथ भी तो दिया है। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ वेक्टर्स रिमेन्स सेम, सम ऑफ वेक्टर्स रिमेन्स सेम irrespective of any order, irrespective of any order। क्या मतलब है इसका? सम का क्या मतलब है? जमा। सम कब मिलता है आपको? याद रख लीजिए आप मेरी बात, सम का मतलब है जमा। 2 + 2 = 4, दिस 4 इज एक्चुअली सम। सम का मतलब होता है द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैन नशीन कर लें जी, आप समझ रहे होंगे। सम का मतलब सिर्फ जमा होता है ऐसी बात नहीं है। सम का मतलब होता है प्लस करने पर आपको जो नतीजा मिले वो भी सम होता है, माइनस करने पर आपको जो नतीजा मिले वो भी सम होता है। ठीक हो गया? तो ये जो नतीजा मिला है 4 आपको, ये भी सम है। और अगर 5 - 3 = 2 ये आपको मिलता है, ये भी सम है। तो वो क्या कह रहा है? द सम ऑफ वेक्टर्स रिमेन सेम, यानी कि सम जो निकलेगा, रिजल्ट जो निकलेगा आपके पास, रिमेन सेम, सेम रहेगा। जब वेक्टर्स को आप जमा करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो सम मिलेगा, वो सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्डर। इर्रेस्पेक्टिव का मतलब होता है इस चीज को छोड़ के। इर्रेस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? इस चीज को छोड़ के, ऑफ एनी ऑर्डर। आप किसी भी तरतीब में उसको रख लें, A + B + C कर लें, B + C + A कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट सेम रहेगा। ये है कंक्लूजन। ठीक हो गया भाई? कमेंट्स में बताइए नहीं समझ में आई कोई चीज़ तो मैं उसको दोबारा क्लियर करूंगा। बाकी चीज़ों को समझें। आगे क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 2.2 भी हम करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2.3, एग्जाम्पल 2.4। सिंटेक्स बुक बोर्ड में है ये एग्जाम्पल्स। दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं, इंडिया से भी बच्चे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सीखने आए हैं तो ग्राउंड कोई सा भी हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, पिच वही है, ग्राउंड वही है, बॉल वही है, कराने वाले अलग अलग हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जगहें बदल जाती हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट जो है वो आप लीजिए, ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगेन नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।